सो हम डिस्कशन कर रहे थे अपने न्यूरोलॉजी के जो लेक्चर्स थे और स्पेशल एग्जाम क्वेश्चंस के, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें उन्होंने पूछा है कि मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। सही है, मतलब मोटर न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन द, और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसके क्या क्या है। सबसे पहले बात, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा है मोटर कॉर्टेक्स थे, हमने सारी डिस्कस करी ऊपर से नीचे तक पूरा हम लेकर आए। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो था हमारा और उसके जितने भी कॉर्टेक्स थे वहां पे मोटर न्यूरॉन्स के वो सारे हमने डिस्कस की वन बाय वन। आप वहां से भी उसको रिलेट कर सकते हो अपने मोटर कॉर्टेक्स, अगर आप ज्यादा उसको क्वेश्चंस को वर्दी बनाना चाहते हैं तो आप वहां से वो कॉर्टेक्स डाल सकते हो उसके। लेकिन जहां तक क्वेश्चन है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या है। मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या है कि ये हमारे निकलते हैं कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, और ये डायरेक्टली इनर्वेट करते हैं हमारे मसल्स को या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड को या ऑर्गन को। क्यों? इसलिए कि जितने भी मोटर एक्टिविटी ऊपर से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन के थ्रू मैसेज गया है उसी को मैनिपुलेट करके या उसका रिस्पॉन्स देके हम वो करवाते हैं अपना फंक्शन जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू। अब फंक्शन क्या हो सकता है, या तो हो सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर सिक्रीशन हो रही है तो हम उस सिक्रीशन को जो है रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इमेजिनरी एग्जांपल दे रहा हूं, सही है। या अगर हाइपर मूवमेंट हो रही है तो उस मूवमेंट को हम क्या करते हैं, कम करते हैं, सही है। तो ये है मोटर का काम, ये जनरल एग्जांपल दिया है, सही है। अब मोटर न्यूरॉन का काम क्या है हमें समझ आ गया है कि दिस इज द मैसेज सेंट फ्रॉम द हायर ब्रेन कॉर्टेक्स, ओके, और फ्रॉम द ब्रेन कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स toward the spinal cord. After that, spinal cord will further send these impulses toward the target organ, सही है, for the specific function. अब डिपेंड करता है कि मैसेज, सेंसरी मैसेज कौन सा गया है, उसके हिसाब से मोटर के रिस्पॉन्सेज आते हैं। अब इस बेसिस के ऊपर जो हमारा मोटर न्यूरॉन होता है हम क्या कहते हैं कि मोटर कॉर्टेक्स के अंदर होता है। लोकेशन कहाँ पे होती है, सही है, फंक्शन तो समझ आ गया है। लोकेशन मोटर कॉर्टेक्स, उसके बाद ब्रेन स्टेम, देन स्पाइनल कॉर्ड, 3 जगहों पे, ठीक है। अगेन मोटर कॉर्टेक्स, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड, सही है। आप उसमें अगेन मैं कहूंगा कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो हमने डिटेल वीडियो रिकॉर्ड की है, आप उसमें देख सकते हो कि कितने सारे कॉर्टेक्स है, ठीक है। वो सारी चीजें आप उसको देख सकते हो, फ्रंटल मोटर एरिया से लेकर फिर उसके बाद जो इन प्री सेंट्रल गायरस था, देन अदर हमने देखा था सोमेटोसेंसरी था, पोस्ट सेंट्रल गायरस था, वो सारी चीजें जो है आप रिलेट कर सकते हो उन चीजों के साथ, ठीक है। ओके, ये हो गए इसके लोकेशन। टाइप्स कितने हैं इसके? मोटर न्यूरॉन के 2 टाइप्स होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन जो होते हैं ये आते हैं आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, जो मोटर कॉर्टेक्स होते हैं वहां से आके ब्रेन स्टेम देन स्पाइनल कॉर्ड लेवल के ऊपर आके खत्म हो जाते हैं, सही है। स्पाइनल कॉर्ड से लेकर टुवर्ड द पेरिफेरी, टुवर्ड द टारगेट ऑर्गन, ठीक है, ये सारे होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। अगेन लोअर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कैरी करते हैं टुवर्ड द टारगेट ऑर्गन, ठीक है। और जो अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं वो ब्रेन से मैसेज लेकर आते हैं, ठीक है, कहां तक, स्पाइनल कॉर्ड लेवल तक लेकर आते हैं, ठीक है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द मोटर न्यूरॉन की, उसकी लोकेशन कहां पे है और उसके फंक्शंस कहां पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, इन्होंने पूछा हुआ है क्लिनिकल लीजन्स ऑफ द अपर सर्वाइकल स्पाइन, क्वेश्चन नंबर 10, C1 C4 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सही है। ओके, दिस इज अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। C1 एंड C4, यहां वर्टिब्रल नंबर C1 से लेकर C4 तक अगर स्पाइनल कॉर्ड की लीजन्स होती है तो क्या क्या चीजें आ सकती है, सही है। सबसे पहले तो आपके अंदर जो आएगी चेंजेस, क्योंकि हमें पता है कि रेस्पिरेशन जो है हमारा ब्रोंकियल उसको भी सप्लाई करता है, डायफ्राम को भी सप्लाई करता है, ठीक है, इनर्वेट करता है, तो देयर विल बी प्रॉब्लम विद द रेस्पिरेशन, सही है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अलॉन्ग विद दिस डायफ्राम विल आल्सो बी इन्वॉल्व्ड, सही है। उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद ये है कि देयर विल बी स्पास्टिक टेट्राप्लेजिया, ठीक है। टेट्राप्लेजिया मीन कि चारों लिम्ब जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, अपर भी लोअर भी, ठीक है, ये भी इन्वॉल्व है, स्पास्टिक टेट्राप्लेजिया। हमें ये भी पता है कि C1 और C4 जो है ये हमारे हेड नेक रीजन को भी क्या करते हैं, इनर्वेट करते हैं, और फेस को भी, सही है। तो प्रॉब्लम क्या क्या होगी अगर यहाँ पे लीजन्स होती है, इट्स मीन कि देयर विल बी प्रॉब्लम विद क्या, हिकअप्स, ठीक है, जो हिचकी होती है। आल्सो देयर विल बी डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अलॉन्ग विद दिस देयर विल बी अ स्लगिश हेड, ठीक है, जो स्लगिश हेड भी होगा इसके अंदर,
और मे बी समटाइम अगर फेस से रिलेटेड कोई है तो देयर विल बी प्रॉब्लम विद द फेशियल मसल आल्सो, ठीक है, लाइक स्पीच एटसेट्रा, देयर विल बी सम प्रॉब्लम लाइक दिस। ओके, क्लियर। अदर देन दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। रिलेटेड टू द पेल्विक और सेंट्रल पेल्विक ऑर्गन देयर विल बी सेंट्रल टाइप, ठीक है, और ऑल टाइप की जो सेंसिटिविटी होती है और कंडक्टिविटी होती है दे विल बी लॉस्ट। क्लिनिकल लीजन ऑफ द सर्वाइकल थिकनिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब जो रीजन लिया है C5 to T1, ठीक है। अब अगर C5 to T1 की हम बात करें तो देयर विल बी पेरिफेरल पैरालिसिस ऑफ द अपर लिम्ब, ठीक है, यहाँ पे पेरिफेरल पैरालिसिस होगी अपर लिम्ब की। और फिर अगर हम बात करें, ठीक है, लोअर लिम्ब की, तो लोअर लिम्ब विल बी ऑन सेंट्रल टाइप, ठीक है, सेंट्रल पैरालिसिस ऑफ द लोअर लिम्ब। वन इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी स्पास्टिक या फ्लैसिड पैरालिसिस से रिलेटेड, सेंट्रल और पेरिफेरल से रिलेटेड हमने बताई थी। अगर पेरिफेरल हो तो देयर विल बी ए रिफ्लेक्स, देयर विल बी नो एनी रिफ्लेक्स। अ बिग माइनस, डू रिमेंबर दैट। आप फिर से उसको कोरिलेट कर सकते हो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस है ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरलिंकिंग है, ठीक है। तो ये बार बार आपको चीजें जो है वहां से रिपीट करवानी पड़ती है, दोबारा रिकॉल करनी पड़ती है, सही है। जब भी मैं पेरिफेरल का वर्ड यूज करूं तो इट्स मीन कि बिग माइनस, और जब भी मैं सेंट्रल यूज करूं इट्स मीन बिग प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी नो एनी रिफ्लेक्सेस इन द पेरिफेरल साइड। पेरिफेरल अपर लिम्ब की पेरिफेरल लीजन्स होगी, ठीक है, पेरिफेरल पैरालिसिस होगी, इट कुड बी नाइस पेरिफेरल पैरालिसिस। तो उसमें क्या होगा कि देयर विल बी ए रिफ्लेक्सिया, ठीक है, और टोन विल बी लो, ठीक है, उसके साथ साथ वीकनेस होगी वहां पे। तो ये सारी चीजें जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं, आप वहां से देख सकते हो। और जो हमारा लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब के अंदर विल बी सेंट्रल पैरालिसिस इन केस ऑफ C5 to T1, लोअर लिम्ब सेंट्रल पैरालिसिस होगी, ठीक है। और उसके बाद पेल्विक ऑर्गन विल बी ऑन द सेंट्रल टाइप, लॉस ऑफ सेंसिटिविटी, कंडक्टिविटी विल बी लॉस, सही है। 13 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी, क्लिनिकल लीजन ऑफ द थोरेसिक रीजन, ठीक है। और इन क्वेश्चन पूछा है T2 से T12 तक। अगर T2 से T12 तक हम बात करें तो देयर विल बी स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ द सेंट्रल पैरालिसिस ऑफ द लोअर लिम्ब, ठीक है। सेंट्रल टाइप होगी, अगेन पेल्विक रीजन जो है वो सेंट्रल टाइप होगी, और उसके साथ साथ जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, देयर विल बी लॉस, सेंसिटिविटी कंडक्टिविटी विल बी लॉस। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 13, क्लिनिकल लीजन ऑफ द लंबर इनलार्जमेंट, ठीक है। अब जाके T12 तक हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं L1 से S2 तक, या हम बात करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा है S2 तक, ठीक है, L1 से S2 तक। L1 से S2 तक अगर हम बात करें, अगर इस लेवल पे आपकी लीजन्स होती है तो क्या होगा, जो लोअर लिम्ब है दे विल बी पेरिफेरल पैरालिसिस, ठीक है, और पेल्विक रीजन के लिए सेंट्रल पैरालिसिस, अगेन कंडक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी विल बी लॉस्ट, ठीक है, डोंट फॉरगेट। द लास्ट वन इज, लास्ट क्वेश्चन में पूछा है कि क्लिनिकल लीजन्स ऑफ द C3 to C5, S3 to S5 of the spinal cord, clinical lesions of the cauda equina of the spinal cord. Great. अगर यहाँ पे S3 to S5 अगर लीजन्स होती है तो पेरिनियम से सेंसिटिविटी जितनी भी है पेरिनियम रीजन की खत्म हो जाएगी। अब जो बार बार सेंट्रल पैरालिसिस हम पेल्विक ऑर्गन के लिए कह रहे थे, नाउ दे विल बी पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरल पैरालिसिस होगी, मीन के सारे सेंसिटिविटी और जितने भी रिफ्लेक्सेस होंगे पेल्विक ऑर्गन के वो सारे खत्म, ठीक है। नेक्स्ट उसके साथ साथ क्या होगा, देयर विल बी सैक्रल स्कार्स आल्सो, ठीक है। ये सारे इसके प्रॉपर क्लिनिकल फीचर्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, ये काफी डिटेल क्वेश्चन है, जो डिटेल में है उसको मैं लेंथी क्वेश्चन जो है एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें डालूंगा। सो वी आर स्किपिंग 15 and 16 नंबर क्वेश्चन and we are moving towards the question number 17. General simple sensitivity types and examination. Okay. सबसे पहले तो जितनी भी होती है हमारे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है उसके अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है। अगर हम बात करें इसको हम डिवाइड करते हैं किसमें, सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। सिंपल इज फर्दर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। सिंपल इट कुड बी सुपरफिशियल और इट कुड बी डीप। सुपरफिशियल के अंदर क्या होता है, सुपरफिशियल के अंदर जो लाइट टच हो गया है, ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो है टेम्परेचर हो गया है या फिर पेन हो गई है, ठीक है, ये सारी लाइट टच के अंदर आती है, सुपरफिशियल के अंदर आती है। डीप के अंदर क्या होता है, प्रोप्रियोसेप्शन। डीप के अंदर लाइक जॉइंट्स, लिगामेंट, मसल से रिलेटेड पोजीशन,
ठीक है, कैनेस्थीसिया क्या होता है, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है डीप के अंदर, ठीक है। प्रॉपर रिसेप्शन मीन कि जॉइंट के अंदर जो वाइब्रेशन है या फिर जो स्ट्रेच आ रहे हैं मसल्स के अंदर, एक्स्ट्राफ्यूजल, इंट्राफ्यूजल, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है डिटेल से कि चेन बैग कौन से होते हैं, बैग फाइबर कौन से होते हैं, चेन फाइबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। एक जो है मसल्स के जो चेन फाइबर्स होते हैं आपके, वो प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रेच को मॉनिटर कर रहा होता है, और जो आपका दूसरा होता है बैक फाइबर होता है, वो ऑनसेट ऑफ द प्रोग्रेशन को मैं जो है वो नोट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगेन तो ये बताते हैं कि कितना स्ट्रेच आया है टेंडन के अंदर और मसल फाइबर के अंदर कितना स्ट्रेच आया है, उस हिसाब से मैसेज कैरी करते हैं सेरिबेलम के पास, और सेरिबेलम के पास ऑलरेडी प्रूफ रीडिंग के लिए प्लेन मूवमेंट का मैसेज आ चुका होता है। तो यहाँ से ये वाले मैसेज जब जाते हैं तब जाके वो मोटर सप्लाई को भेजते हैं कि आप कितनी इंटेंसिटी के साथ आप फ्लेक्शन करो, एक्सटेंशन करो, जो भी करना है, वो जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो कितनी इंटेंसिटी के साथ होना चाहिए, हायर इंटेंसिटी हो या लो इंटेंसिटी के साथ हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सुपरफिशियल एंड डीप। ओके, व्हाट अबाउट द कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स के अंदर जो हमारे आते हैं उसके अंदर आते हैं ग्राफ्टीजिया आ गया, ठीक है, या फिर जो वो होते हैं हमारे स्टेरियोग्नोसिस टाइप होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम पेशेंट को देते हैं कोई भी नॉन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मार्कर, ठीक है, या फिर की हो गई है, कोई भी नॉन ऑब्जेक्ट हो गया, हम पेशेंट कहते हैं कि क्लोज योर आईज, उसके आंखें क्लोज करके देन हम उसके हाथ में जो है कोई भी नॉन ऑब्जेक्ट पकड़ाते हैं और फिर उसे पूछते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ठीक है, आप पहचान पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो उसको पल्पेट करने के बाद उसको पता चलता है, अगर वो आपका आंसर करता है या उसको आइडेंटिफिकेट कर रहे हैं, इट्स मीन कि देयर इज नाइस सेंसरी एंड मोटर इंटरलिंकिंग, ठीक है। ओके, हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है ये तो लिटिल बिट इसके टाइप्स हो गए, और एग्जामिनेशन, ठीक है, कि हम एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। जनरल ओवरव्यू हो गया है, सिंपल सेंसिटिविटी के बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, टाइप्स भी और एग्जामिनेशन भी, ठीक है। एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, एग्जामिनेशन के अंदर ये होता है कि सबसे पहले आपके प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, ठीक है। अगर आपका पेशेंट आपके पास आता है और उसको प्रेजेंट किया जाता है, जिस रूम में ऑब्जर्वेशन हो रही है पेशेंट की, जिस रूम में जाके आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितनी भी क्लिनिकल प्रोसेस चल रहे हैं, उस रूम के अंदर सबसे पहली चीजें ये होनी चाहिए कि रूम आपका वार्म होना चाहिए, देयर विल बी प्रॉपर साइलेंस, कि आपका पेशेंट जो है वो साइलेंस के अंदर या फिर खामोशी के अंदर सारे जो आप एग्जाम परफॉर्म कर रहे हैं उसको प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। वार्मनेस होनी चाहिए रूम के अंदर, रूम ठंडा ना हो, ऐसा ना हो आपका पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करे, तो आपने पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप परफॉर्म करवा रहे होते हैं डिफरेंट जो है जो हमारे होते हैं एग्जाम करते हैं पेशेंट को, जितनी भी एग्जामिनेशन होती है या जितने भी टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट आप परफॉर्म करवा रहे होते हैं, उस वक्त आपका पेशेंट अगर थक जाता है, ठीक है, तो टेक अ ब्रेक, सही है। उस ब्रेक में आपने फोर्स नहीं करना कि नहीं मैंने जो है वो करना है क्योंकि मेरे और भी बड़े सारे पेशेंट बैठे हैं, तुम अकेले नहीं हो, नेवर एवर आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसको आराम से आपने एग्जामिन करना है और एग्जामिन करने के बाद सारे नोट्स जो है उसको वाइटल जितने भी है आपने डालने हैं अकॉर्डिंगली। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपने पेशेंट के दिमाग में अपनी कोई थॉट जो है वो पुट नहीं करनी, सही है। जो वो कह रहा है उसको गौर से सुनो, जब वो ब्रेक ले तो ब्रेक लो, सही है। तो आपने इसको जाके रूल को तोड़ना नहीं है, ठीक है। ओके, रिलेटेड टू द सेंसिटिविटी जो है, हमारे जो सुपरफिशियल सेंसेशन होती है उसको हम टेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले जो है पेन, ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट है टाइप्स के अंदर, हम कैसे एग्जामिन करते हैं सुपरफिशियल को और डीप सेंसेशन को या फिर कम्प्लेक्स सेंसेशन को। सबसे पहले पेन, हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगेन पेशेंट को हम कहते हैं क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज, और उसके बाद हम बिठाते हैं उसको, देन हम एक शार्प ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसके दो साइडेड होते हैं, शार्प और ब्लंट साइड, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम पेशेंट को जो है आराम से स्लोली प्रिक करते हैं स्किन के ऊपर। अभी नहीं कि आप पूरा ही नीडल उसके स्किन के अंदर घुसा दो, नो, जस्ट हल्का सा प्रिक करो, ठीक है, और उसे पूछो कि शार्प साइड है या डल साइड है। वो आपको बताएगा कि मुझे चुभा है, मतलब मुझे प्रिक हुआ है या नहीं हुआ, या फिर डल साइड है या शार्प साइड है। ये होते हैं पेन सेंसेशन को चेक करने के लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगेन हम एक शार्प ऑब्जेक्ट लेते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट लेने के बाद हम उसकी स्किन के ऊपर हल्का सा प्रिक करते हैं, मतलब प्रिक मीन कि हम अंदर तक नहीं जाते, सुपरफिशियली हम उसको रखते हैं और उससे हम पूछते हैं कि शार्प साइड है या ब्लंट साइड है, ठीक है। और आप ऐसे एग्जामिन जब करते हैं, अगर आपने एक बार शार्प से किया है, दो बार शार्प से किया है, तो नेक्स्ट ब्लंट से करते हैं। अगर दो बार ब्लंट से किया है, एक बार ब्लंट से किया है, नेक्स्ट शार्प से करते हैं। उससे हम डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट
जो है सेंसेशन पूछते हैं, ठीक है, फॉर द पेन कंप्लीटेड। सेकंड, टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक कूल बैग, ठीक है, उसके अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सही है, 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर होता है उसका, और उससे हम क्या करते हैं, हम उसकी स्किन पे लगाते हैं। स्किन पे लगाने के बाद हम उसे पूछते हैं कि आप बताओ ये जो है कूल है या फिर हॉट है, ठीक है। उसके हिसाब से हम उससे पूछते हैं कि कूलनेस फील हो रही है या फिर हॉटनेस फील हो रही है। इससे हम टेम्परेचर का जो है एक टेस्ट करवाते हैं और टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं किसके जो थर्मो रिसेप्टर है वो प्रॉपर एक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थर्ड वन, टच। टच के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉटन वूल लेते हैं। कॉटन वूल लेने के बाद हम क्या करते हैं, अगेन जितने भी आपके प्रोसीजर्स होते हैं या टेस्ट होते हैं न्यूरोलॉजिकल, उसमें मरीज की जो पेशेंट की आईज है दी शुड बी क्लोज, ये ना हो कि ओपन आईज के साथ आप कर रहे हो, जाहिर सी बात उसको नजर आ रहा होगा कि आप कहाँ कहाँ पे टच कर रहे हो और कौन सी साइड को टच कर रहे हैं, सही है। तो वो आप प्रिटेंड करेगा कि हाँ मुझे पता है जो तुम कर रहे हो, बेशक उसको फील ना भी हो रहा हो आपको बताएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर पेशेंट whenever you are examining your patient, he or she is within a close eyes, सही है, ओपन आई के साथ बैठा रहे। ओके, कॉटन वूल लेते हैं और हम उसको डिफरेंट पोजीशन पे आके टच करते हैं, हमसे पूछते हैं कि आपको क्या फील हो रहा है, सॉफ्टनेस या जो भी है वो आपको बताएगा कि कैसा टच उसको फील हुआ, ठीक है, या हुआ भी नहीं। तो ये करते हैं हम टच के लिए। फिर जो है हमारा डीप सेंसेशन के लिए हम क्या करते हैं कि उसके डिस्टल एंड से लेकर प्रोक्सिमल साइड पे हम वो करते हैं, फ्लिक्शन विक्शन करते हैं कि हम उसके टेंडन या फिर जो लिगामेंट के अंदर प्रेशर आ रहा है, मसल्स के स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है, उसको हम फील कर सके। दिस इज ऑल अबाउट द सुपरफिशियल और जनरल सेंसेशन। ओके, व्हाट अबाउट द कॉम्प्लेक्स? सिंपल सेंसेशन डन, व्हाट अबाउट द कॉम्प्लेक्स सेंसेशन? कॉम्प्लेक्स सेंसेशन के अंदर क्या होता है, मैंने पहले बताया कि ग्राफ्थेसिया करते हैं इसके अंदर और उसके साथ साथ स्टेरियोग्नोसिस, सही है। स्टेरियोग्नोसिस में क्या होता है कि हम एक नॉन सब्जेक्ट जो है पेशेंट को कहते हैं जस्ट क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज एंड होल्ड दिस सब्जेक्ट, नॉन सब्जेक्ट हम देते हैं। फॉर एग्जांपल पेन हो गया है, पेंसिल हो गया है, मार्कर हो गया है, की हो गई है, ठीक है, या फिर उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट जो नॉन सब्जेक्ट हो, मे बी ग्लास हो गया, कोई भी, ठीक है, वट एवर। ओके, नॉन सब्जेक्ट हम उसको पकड़ाते हैं और जब उसको फील करता है, उसको टच करता है, टच करने के बाद उसको फील होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है और वो आपको बताएगा कि ये जो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर वो उसको बता देता है एक्यूरेटली, इट्स मीन कि उसकी स्टेरियोग्नोसिस जो है वो ठीक है। ओके, ग्राफ्थेसिया। ग्राफ्थेसिया में क्या करते हैं, दिस इज अ बिट नॉटी प्रोसीजर, सम टाइम आई आल्सो हैव प्रॉब्लम विद द ग्राफ्थेसिया बट इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। उसमें क्या करते हैं, उसमें ये करते हैं, दिस इज माय हैंड, मतलब पेशेंट का हाथ, उसके पाम के ऊपर हम लेटर या फिगर्स या फिर कोई भी ड्रॉ करते हैं चीज विद अ क्लोज आइज। अगेन पेशेंट की आंखें क्लोज होगी, ठीक है, और आपने उसको बताना है कि अब मैंने क्या लिखा या मैंने क्या ड्रॉ किया, आपको क्या फील हो रहा है, वो आपको बताएगा कि आपने सी लिखा है, बी लिखा है, डी लिखा है, एम लिखा है, जो भी लिखा है, ठीक है, वो आपसे ये पूछेगा, वो आपको ये बताएगा। या फिर आपने बिल्ली बनाई, कैट वैट जो भी है जो आपने बनाया है, ठीक है, या फिर दिल बनाया है, सही है, जो भी बनाना है वो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली कौन सा फिगर है। दिस नोन एज ग्राफ्थेसिया। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वन? लोकेशन सेंस हमने बता दिया पहले से कि ये सारी चीजें हम करते हैं। ओके, पाथवे ऑफ द प्रोप्रियो कॉम्प्लेक्स सेंसेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड द पाथवे ऑफ प्रोप्रियो कॉम्प्लेक्स सेंसेशन। अगेन जो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होती है, हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये बात करी कि प्रोप्रियो रिसेप्शन जो होती है हमारे मसल्स, टेंडन, लिगामेंट, जॉइंट के अंदर, ये सारे इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो होती है उसको कवर करती है, और उसके बाद जो होता है इसके अंदर जो स्ट्रेच आता है एक्स्ट्रा फ्यूजल या इंटरफ्यूजल के अंदर, वो बताते हैं और वो इंफॉर्मेशन सारी कैरी करते हैं टुवर्ड द सेरिबेलम, और सेरिबेलम डिटेक्ट करता है कि इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, सही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी वो यही चीज पूछ रहे हैं कि पाथवे ऑफ प्रोप्रियो कॉम्प्लेक्स सेंसेशन कौन सा है, ठीक है। तो आपने ये बताना है इसके अंदर कि सबसे पहले जो टिश्यू, डीप टिश्यू के अंदर हमारे होते हैं, ये सारी चीजें जितनी भी हमने डिस्कस करी रिलेटेड टू द लिगामेंट्स, जॉइंट, मसल वगैरह, इसके अंदर होती है डीप सेंसेशन। तो आपने ये बताना है, और उसके अलावा आपने ये बताना है कि दे रिएक्ट टू टेंशन ऑफ मसल्स, और साथ में ये कवर होता है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होते हैं इसके ऊपर, और उसके साथ साथ इंट्राफ्यूजल और एक्स्ट्राफ्यूजल का जिक्र करना है। अगेन रिलेटेड द इंट्राफ्यूजल, इंट्राफ्यूजल के अंदर दो चीजें आती है, बैक फाइबर और चेन फाइबर, डोंट फॉरगेट अबाउट दीज टू थिंग्स। एक होता है ऑनसेट
ऑफ द स्ट्रेच को मेजर करता है बैक फाइबर्स, और जो चेन फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेच की प्रोग्रेशन को मेजर कर रहे या मॉनिटर कर रहा होता है, सही है। फिर उसके बाद हम इसके अगर रिसेप्टर की बात करें, रिसेप्टर के अंदर जो है हमारे पास सेवरल चीजें आते हैं, जैसे कि ऑस्मो रिसेप्टर हो गए हैं, बैरो रिसेप्टर हो गए हैं, ठीक है, थर्मो रिसेप्टर हो गए हैं, या फिर कीमो रिसेप्टर हो गए हैं। ये सारे आप इसको डिस्कस कर सकते हैं वन बाय वन। ऑस्मो रिसेप्टर रिलेटेड टू द वाटर और जितने भी फ्लूइड होते हैं, ठीक है, होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए सारे। और उसके साथ साथ बैरो रिसेप्टर रिलेटेड द स्ट्रेच, ठीक है, जो हमारा बीपी होता है, स्पेशली इन कैरोटिड साइनसेस एंड अदर पार्ट आल्सो, आर्च ऑफ आयोटा, तो सेवरल जगहों पे होते हैं, ठीक है, जो कि डिटेक्ट कर रहे होते हैं आपके ब्लड प्रेशर को, राइज एंड फॉल को, ठीक है। और उसके साथ साथ कीमो रिसेप्टर, जो इन केस ऑफ अल्कलोसिस एसिडोसिस कीमो रिसेप्टर विल बी हाइपर एक्टिवेटेड और हाइपो एक्टिवेटेड, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। ये सारी चीजें जो आपने हैं बता देनी है कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। ओके, गोइंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन। ओके, राइट डोर्सल कॉलम। अब आते हैं जो मेरे पीछे बहुत प्यारे प्यारे डायग्राम्स बनी है, थोड़ा सा इनको डिस्कस करते हैं। व्हाट अबाउट इफ देयर इज अ लीजन विद द राइट डोर्सल कॉलम। राइट डोर्सल कॉलम लीजन की तरफ जाने से पहले अ लिटिल बिट इसके नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन भी है, हम उसमें डिटेल में बताएंगे भी। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को जब मैं डिस्कस करूंगा उसमें मैं बताऊंगा कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जितनी भी जो है राइट जैसे डोर्सल कॉलम है, इंटीरियर है, ठीक है, या फिर लेटरल वेटरल, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन, इसके प्रॉपर फंक्शन क्या है। फॉर अ वाइल थोड़ी सी जो है इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड। डोर्सल कॉलम का काम क्या है, सबसे पहले तो आपका जो लाइट टच है, ठीक है, वाइब्रेशन, सेंस ऑफ पोजीशन, ठीक है, ये सारी चीजों को कौन करता है, कैरी डोर्सल कॉलम, सही है। उसके बाद जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है या कॉलम होता है, उसके अंदर क्या होता है, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल जो कॉलम होता है उसके अंदर ये होता है कि अपर मोटर न्यूरॉन जितनी भी होती है वो सारे लेटरल साइड पे आती है और कुछ इंटीरियर साइड पे जाती है, जो कि मैंने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के अंदर पूरा डिटेल में बताया है कि 80% आपके न्यूरॉन जब मेडुला के पास से होके गुजरते हैं तो दे डिकोसेट ऑन द अपोजिट साइड, और वो जाती है लेटरल साइड पे, और 15 to 20% जो होती है वो आपके इंटीरियर साइड पे ऐसे ही आती है नीचे, ठीक है। तो लेटरल साइड पे अगर लीजन होते हैं उसका काम क्या है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक अगर उसकी लीजन होती है तो देयर विल बी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स, अगेन बिग प्लस, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन की अगर लीजन होती है तो बिग प्लस, याद रखना। हाइपर रिफ्लेक्सिया, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस विल बी प्रेजेंट, अदर देन दिस देयर विल बी हाइपरटोनिया, टोन विल बी हाई, ठीक है। ये सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती है, और उसके साथ साथ समहाउ के इनवॉलंटरी या वॉलंटरी मूवमेंट भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट ये है कि अगर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की लीजन्स हो जाए, ठीक है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक अगर मैं यहाँ पे अलग से बना दूं इधर से, ठीक है, तो मैं डिस्कस करूंगा, उसको ड्रॉ करके बताऊंगा कैसे होता है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का काम क्या है कि वो पेन और टेम्परेचर को कैरी करते हैं, ठीक है, पेन और टेम्परेचर को अगर वो कैरी कर रहे हैं, बट द नॉटी थिंग अबाउट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, दे विल क्रॉस एट द लेवल ऑफ सेंट्रल कॉर्ड, ठीक है, वो यहाँ से क्रॉस करते हैं और अपोजिट साइड पे जाके ऊपर की तरफ जाते हैं, सही है। तो अगर उसके लीजन्स होती हैं तो देयर विल बी कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, सही है। कॉन्ट्रालेटरल साइड पे मतलब अपोजिट साइड पे अगर मेरी हो गई है, ठीक है, मेरे लेफ्ट साइड की होती है, ठीक है, तो सेंसेशन राइट साइड से गायब होती है। अगर राइट साइड पे होती है लीजन तो सेंसेशन जो होती है लेफ्ट साइड होती है। व्हाई? बिकॉज दे आर क्रॉसिंग एट द लेवल ऑफ द सेंट्रल कॉर्ड, वो डिकोसेट करते हैं और अपोजिट साइड पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरी साइड जो है अफेक्टेड होती है, ठीक है। ओके, अदर देन दिस, ये हो गया हमारा इससे रिलेटेड। और वेंट्रल में क्या होता है कि आपका जो प्रेशर होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो टच, ये रिलेटेड टू द वेंट्रल। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन जो है इन डायग्राम से रिलेटेड वो है, द क्वेश्चन इज लीजन ऑफ द राइट डोर्सल कॉलम एट L1 प्रोड्यूस व्हाट इम्पेयरमेंट, ठीक है। अगर L1 के ऊपर जो है वो लीजन्स होती है कौन सा, राइट डोर्सल कॉलम की, तो डू रिमेंबर दैट राइट डोर्सल कॉलम का नॉर्मल फंक्शन क्या है, अभी हमने बताया कि देयर विल बी लाइट टच, अदर देन लाइट टच विल बी वाइब्रेशन एंड सेंस ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी, ठीक है, ये सारी चीजें। अगर L1 के ऊपर इसकी लीजन्स हो रही है तो कहां पे प्रॉब्लम आएगी, देयर विल बी लॉस ऑफ द सेंसेशन एट द राइट लेग, सही है। क्यों, हम देखते हैं, दिस इज और डोर्सल कॉलम, ठीक है, डोर्सल कॉलम, या यहां से देखो थोड़ा सा, इसमें बाकी फिर मिक्स कर जाओगे क्योंकि हमने और चीजें भी डिस्कस करनी है। तो डोर्सल कॉलम यहां से,
फॉर एग्जाम्पल जो हमारी आ रही है, ठीक है, मोटर सप्लाई, ठीक है, दिस इज टुवर्ड द डोर्सल कॉलम। अब डोर्सल कॉलम की अगर लीजन्स होती है, व्हाई ऑन द सेम साइड, बिकॉज दीज न्यूरॉन दे और नर्व दे आर नॉट क्रॉसिंग ऑन द अपोजिट साइड, ये सेम साइड के ऊपर ही आ रही है, तो इसलिए क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ वाइब्रेशन, light touch and body position sensing, बॉडी पोजीशन, सही है, ये सारे लॉस हो जाएंगे किस साइड पे, राइट साइड पे ही। राइट लेग जो है उसके अंदर ना हमें लाइट टच फील होगा, ना ही वाइब्रेशन, और ना ही हम सेंस कर पाएंगे कि किस साइड पे है, ठीक है। ये दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमारी जो है राइट साइड की लीजन हो रही है राइट डोर्सल कॉलम के लेवल ऑफ L1। ओके, हमने कहा कि एब्सोल्यूटल साइड से क्या होगा, लाइट टच, वाइब्रेशन एंड पोजीशन सेंस विल बी लॉस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। और उसकी तरफ जाने से पहले एक और चीज को हम डिस्कस करते हैं, इस लीजन्स की कॉजेज क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम कॉजेज की बात करें, लीजन्स की जितनी भी कॉजेज होती है ऑलमोस्ट इसकी कॉमन ही कॉजेज हो सकते हैं। इट विल बी ड्यू टू द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड, और इट कुड आल्सो बी ड्यू टू द डीप प्लस पेनेट्रेटिंग इंजरी। अदर देन दिस, इसके अलावा जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और डीप पेनेट्रेटिंग इंजरीज की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर जो है कंप्रेशन ऑफ ट्यूमर्स की कंप्रेशन की वजह से भी इसकी लीजन होती है। ये सारी कॉमन कॉजेज है, ठीक है, जितनी भी हमारी लीजन होती है मोस्टली यही होती है। इससे हटकर भी कुछ होती है, वो मैं बताऊंगा साथ साथ में, लेकिन फॉर अ व्हाइल यू कैन मेमोराइज इट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द राइट लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक लीजन। अगेन हमने कहा था कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक की अगर लीजन होती है तो देयर विल बी लीजन ऑफ द अपर मोटर न्यूरॉन, सही है। कम हियर टू द ब्यूटीफुल डायग्राम। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के ऊपर हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, आप वो देख सकते हो दोबारा अपने कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए। मैं दोबारा यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं कर रहा कि ऊपर से मैं पाथवे लेके आऊं और नीचे तक जाऊं। हाँ, मेडुला से लेकर आते हैं। एट द लेवल ऑफ मेडुला हमने कहा था इसको पिरामिडल डिकोसेशन भी कहते हैं और मेडुलरी डिकोसेशन भी कहते हैं, सही है, क्योंकि पिरामिड के थ्रू ही वो जाके अपोजिट साइड पे जाना शुरू कर जाते हैं, तो इसलिए इसको पिरामिडल डिकोसेशन या मेडुलरी डिकोसेशन कहते हैं। जब ये आके मोटर न्यूरॉन आते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे आके खत्म होते हैं और इधर से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलते हैं या लोअर मोटर न्यूरॉन निकलते हैं। दिस इज और अपर मोटर न्यूरॉन एंड दिस इज और लोअर मोटर न्यूरॉन। लेट्स सपोज इंजरी इज हियर और लीजन इज हियर। कौन से न्यूरॉन जो है अफेक्ट हो रहे हैं, अपर मोटर न्यूरॉन अफेक्टेड हो रहे हैं, सही है। अगर अपर मोटर न्यूरॉन अफेक्टेड हो रहे हैं तो हमने ऑलवेज, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, डोंट फॉरगेट अबाउट योर बिग प्लस। बिग प्लस में क्या होगा, देयर विल बी हाइपर रिफ्लेक्सिया, टोन विल बी हाई, हाइपरटोनिया, और पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस विल आल्सो बी प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस भी प्रेजेंट होते हैं, सच एज बेबिंस्की साइन, ठीक है। बेबिंस्की साइन जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा बता दूं। लेट्स सपोज दिस इज माय फीट, ठीक है, मेरा पाँव है ये, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट, और उसको हम यहां से जो है लेकर जाते हैं लेटरल साइड से टुवर्ड द मीडियल, और जो रिफ्लेक्शन आती है, जो फ्लेक्शन आती है, थंब जो होता है वो अपर साइड चला जाता है, और जो बाकी जो टो होता है हमारा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फुट की, तो टो जो होता है वो अपर साइड पे जाता है और बाकी जो फिंगर्स होते हैं वो डाउनवर्ड आती है, ठीक है। जब हम ब्लंट ऑब्जेक्ट या शार्प ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं साइड से, ठीक है, और उसके ऊपर मतलब थोड़ा सा ऐसे रख के दबा के हम ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है, पांव की साइड से। ये बेबिंस्की साइन, डू रिमेंबर दैट। अगर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि बेबिंस्की साइन इज आल्सो समटाइम फिजियोलॉजिकल, बताओ किस कंडीशन में। बच्चों के अंदर बेबिंस्की साइन ऑलवेज फिजियोलॉजिकल होता है, ठीक है, और एडल्ट के अंदर अगर बेबिंस्की साइन आता है इट्स मीन पैथोलॉजिकल कंडीशन। ओके, ग्रेट। दिस इज ऑल अबाउट द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की अगर लीजन्स होती है तो क्या होगा। हमने कहा एप्सिलेटरल होगा ये भी, वाई, क्योंकि ये भी क्रॉस नहीं कर रहे, देखो सिंपल आ रहे हैं और यहाँ से दोबारा जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन दे रहे हैं जो कि मसल्स या टारगेट ऑर्गन की तरफ जाएंगे, सही है।
they are also not decusating on the opposite side, so the tone, hypertone, hyperreflexive, pathological reflexes, Babinski sign will be present on the ipsilateral और same side, ठीक है, जिस साइड की लीजन हो रही है उसी साइड के ऊपर ही होगी, सही है, आपकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ओके, कम हियर टू द ब्यूटीफुल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। डू रिमेंबर दैट इसके अंदर हमारे 3 टाइप के जो है न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर मोटर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर मोटर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर मोटर न्यूरॉन। क्लियर? ये है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के लिए। अब क्या होता है कि अगर यहां से आ रही है जो है सप्लाई आ रही है सेंसरी, ठीक है, और इसकी जाके लीजन्स हो रही है, ठीक है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की। हमने कहा था कि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक का काम क्या है, पेन और टेम्परेचर जो सेंस करता है वो काम है इसका। अगर इसकी लीजन होती है तो देयर विल बी लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन फ्रॉम एप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। योर आंसर इज कॉन्ट्रालेटरल। व्हाई? ये जो सेंट्रल कॉर्ड है यहां से देखो आ रही है सप्लाई सेंसरी और इधर से आके डिकोसेट होके अपोजिट साइड पे जा रही है, सही है। अगर इसकी लीजन होती है फॉर एग्जाम्पल राइट साइड पे होती है तो देयर विल बी लॉस ऑफ सेंसेशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड पे होती है तो लॉस ऑफ सेंसेशन विल बी फ्रॉम द राइट साइड। ओके, डू रिमेंबर दैट, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस वन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सेम। अगर कॉजेस पूछते हैं, कॉजेस योर ब्यूटीफुल हियर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डी प्लस पेनिट्रेटिंग इंजरी, कंप्रेशन ऑफ ट्यूमर्स, ट्यूमर की कंप्रेशन की वजह से भी सारी चीजें होती है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक हो गया हमारा। ओके, एक क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर राइट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के L1 के ऊपर होगी तो क्या होगा। L1 के ऊपर राइट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है हमारा, अगर मैं इसको नाम दूं, ठीक है, सो दिस इज और लेफ्ट एंड दिस इज और राइट। अगर राइट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की जो है राइट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की L1 के ऊपर लीजन्स होती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। फॉर श्योर कि आपकी जो लेफ्ट लेग है उसके अंदर पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन क्या होगी, गायब होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। ओके, अगर सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम की लीजन होती है दिस लेवल, अगर यहां पे होती है लीजन तो क्या होगा। सेंट्रल कॉर्ड के अंदर अगर लीजन होती है तो देयर विल बी इंपेयर्ड पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन बायलेटरली। व्हाई? हमने फिर कहा कि जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, दिस ट्रैक, सही है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ये क्या कैरी कर रही है, पेन और टेम्परेचर सेंस को, और ये सेंट्रल कॉर्ड के ऊपर, मैं बार बार कह रहा हूं, सेंट्रल कॉर्ड के ऊपर ही आके क्रॉस करती है, ठीक है, डिकोसेट होती है। अगर इसकी लीजन होती है तो दोनों साइडों से डिकोसेशन हो रही है, ठीक है, राइट का जो है लेफ्ट साइड पे जा रहा है और लेफ्ट का जो है राइट साइड पे जा रहा है, सही है। तो यहाँ पे अगर मैं और एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं, लेट्स सपोज दिस इज और लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड से, और ये जा रहे हैं किस साइड पे, लेफ्ट साइड के ऊपर, यहां क्रॉस कर रहे दोनों। अगर इसकी ही लीजन हो, यहां पे सेंट्रल कॉर्ड की लीजन हो जाए, बताओ दिस पाथवे विल बी अफेक्टेड और नॉट। फॉर श्योर। नाउ पेन एंड टेम्परेचर, अगर हमने कहा कि लेफ्ट साइड की हो तो राइट साइड अफेक्टेड होगा, अगर राइट साइड की हो तो लेफ्ट साइड अफेक्टेड होगा। इन केस दोनों अफेक्टेड हो गए तो देयर विल बी बायलेटरल लॉस ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, ठीक है, दोनों साइडों से गायब होगी। डिपेंड करता है किस लेवल के ऊपर हुई है, सही है। लेवल जो है वो आपको बताएंगे एग्जामिनर, देन आप उसको बताएंगे कि अगर इस लेवल पे है तो किस किस चीज के अंदर पेन और टेम्परेचर की जो है सेंसेशन गायब होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द हेमिकॉर्ड लीजन्स। ओके, दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी। हेमिकॉर्ड लीजन, लेट्स सपोज ये जो पार्ट है, ठीक है, ये सारा अफेक्टेड हो गया है, हेमिकॉर्ड लीजन, यहाँ पे लीजन हो गई है। सो कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई है। इन्वॉल्व डोर्सल कॉलम, ठीक है, हाफ, along with this corticospinal tract half, along with this spinothalamic tract is also involved, ठीक है। तो क्या होगा, हेमिकॉर्ड लीजन्स के अंदर क्या होंगे कि अगर डोर्सल कॉलम इन्वॉल्व हुआ है तो देयर विल बी एब्सोल्यूटल लॉस ऑफ वाइब्रेशन, लाइट टच एंड बॉडी पोजीशन सेंस विल बी लॉस। डिपेंड करता है कि आपके राइट साइड से हुआ है या लेफ्ट साइड से हुआ है, वो आपको एग्जामिनर बताएगा कि अगर आप एक पेशेंट है उसको प्रेजेंट किया गया है और उसको राइट साइड की हेमिकॉर्ड जो है लीजन्स हुई है, तो बताओ
कि उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है। तो आपने ये बताना है अगर राइट साइड से हुआ है तो देयर विल बी एब्सोल्यूट लॉस ऑफ द राइट साइड ऑफ व्हाट, वाइब्रेशन, लाइट टच और बॉडी सेंस, ठीक है। सेकंड, रिलेटेड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, एब्सोल्यूट लॉस ऑफ द और लीजंस ऑफ द अपर मोटर न्यूरॉन, अगेन एब्सोल्यूटल साइड पे ही हाइपरटोन, हाइपर रिफ्लेक्सिया, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस विल बी प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर साइड। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, देयर विल बी contralateral loss of temperature and pain sensation from the contralateral side। क्यों? क्योंकि यहां से अगेन ये क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस क्रॉसिंग हमारी जो है कॉन्ट्रालेटरल साइड से जो होती है सेंसेशन गायब होती है। क्लियर? ओके। अदर देन दिस ट्रांसवर्स कॉर्ड लीजन्स, अगर ट्रांसवर्स कॉर्ड लीजन्स हो गई है तो अगेन ट्रांसवर्स कॉर्ड लीजन्स भी क्या सारे का सारा इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। लेफ्ट बी, राइट बी, सारा इन्वॉल्व हो गया लाइक दिस मैनर, ठीक है। अब अगर ऐसे इन्वॉल्व हो गया है तो देयर विल बी बायलेटरल लॉस, किसका? लाइट टच, वाइब्रेशन, बॉडी सेंस, अगेन वही बातें। उसके साथ साथ दोनों साइड पे बायलेटरल लॉस ऑफ द और बायलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स बिग प्लस, ठीक है। दोनों साइडों पे सेम साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। रिलेटेड टू द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, बायलेटरल लॉस ऑफ द बोथ टेम्परेचर एंड पेन, क्योंकि अब दोनों साइडों से हो रहा है। इस साइड से जो आ रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं उसकी भी लीजन्स हो रही है, जो राइट साइड से आ रहे हैं वो क्रॉस कर रहे हैं उसकी भी लीजन्स हो रही है, तो देयर विल बी बायलेटरल लॉस। Okay, this is all about the transverse cord lesions. Now moving toward the next question is interior cord lesions. Interior cord lesions अगर होती है इट्स मीन कि अगर इंटीरियर cord lesion हो गए तो somewhere over here, ठीक है, और यहाँ पे, सही है। अगर lesions होती है तो क्या होगा? लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट लीजन्स होगी। सबसे पहले हमने फिर कहा कि यहाँ से लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जैसे इंटर हो रहा है, अगर इसकी लीजन्स हो रही है तो देयर विल बी लॉस ऑफ द क्या, अपर मोटर न्यूरॉन जो है लीजन्स होगी, और वो विल बी ऑन द एब्सिलेटरल सेम साइड पे, ठीक है। ये सारे सिम्टम आएंगे बिग प्लस के। और उसके साथ साथ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है उसके साथ क्या होगा? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट अगेन कॉन्ट्रालेटरल साइड पे उसके सारे साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि इंटीरियर कॉर्ड लीजन्स हुई है। डिपेंड करता है इस साइड की हुई है उस साइड की हुई, लेफ्ट या राइट की, ठीक है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम के अंदर टोटली इन्वॉल्व होता है आपका डोर्सल कॉलम और विल बी बायलेटरल लॉस ऑफ द वही जो लिखे हुए वाइब्रेशन, लाइट टच और बॉडी पोजीशन विल बी लॉस्ट। ओके, moving toward the, this is all about the lesions, important lesions, don't forget it please, कि हमने यहाँ से जो जो चीज थी सारी बता दी है। Okay, what about the hyperkinesis? Let me remove all these things. अब हम जो theoretical questions है वो करेंगे, डायग्रामेटिक हमारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। Okay, hyperkinesis. Hyperkinesis. The noted thing about hyperkinesis, this is a condition जिसके अंदर increase muscle movement शुरू हो जाती है, ठीक है। Increase muscle movement जो है excessive muscle movement, it could be pathological and it could also be physiological or sometimes it could be both, सही है। Causes क्या है इसके? Why this hyperkinesis is occur? इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, जितनी भी मोटर फाइन मोटर मूवमेंट्स जो है करवानी होती है, अब क्या होता है कि बेजल गैंग्लिया के अंदर जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे होते हैं वो स्टूपिड बन जाते हैं। उसकी तरफ जाने से पहले एक चीज मैं मेंशन करूंगा कि अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे को समझना चाहते हैं तो पार्किंसन का लेक्चर जो हमारा क्वेश्चन भी है, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोबारा, पार्किंसन, अल्जाइमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, एपिलेप्सी, स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये सारे आपको जो है प्लेलिस्ट में, फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसकी पैथोजेनेसिस, जो इथियोलॉजी है, सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगी पूरी बात पे, और ट्रीटमेंट तक ईच एंड एवरीथिंग वहां पे है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। तो वहां आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे का भी पता चल जाएगा, सारी चीजें पता चल जाएगी आपको, बट यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइटली या फिर ब्रीफली एक्सप्लेनेशन, सही है। अब क्या होता है हमारे हाइपरकिनेसिस का समझ आ गया कि ये होती है इंक्रीज मसल मूवमेंट, और इट कुड बी पैथोलॉजिकल, पैथो प्लस फिजियो और सम टाइम बोथ, ठीक है। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द स्टूपिड एक्टिविटी ऑफ द डायरेक्ट
एक्टिविटी ऑफ डायरेक्ट एंड या प्लस एंड इनडायरेक्ट एक्टिविटी, इनडायरेक्ट पाथवे, इनडायरेक्ट पाथवे। जब हम सीएनएस की बात करते हैं, सीएनएस के अंदर जो हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है ग्लूटामेट, सही है, या समटाइम एसिटाइलकोलिन, ये दोनों एक्साइटेटरी होते हैं। और इनहिबिटरी के लिए होता है गाबा, सही है। डायरेक्ट पाथवे के अंदर क्या होता है, ग्लूटामेट डायरेक्टली एक्टिवेट कर देता है किसको, जो हमारे रिसेप्टर होते हैं वहां पे अबंडेंट अमाउंट में कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से वो हाइपर एक्टिवेशन होती है, सही है, डिप्लोरेशन, बार बार डिप्लोरेशन हो रही होती है। अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट पाथवे मीन गाबा का एक्शन ना हो तो क्या होगा, अगर बार बार, लेट्स सपोज आई एम अ न्यूरॉन, सही है, आई एम एक्टिवेटेड बाय द ब्यूटीफुल ग्लूटामेट एंड नाउ आई एम डांसिंग लाइक दिस, ठीक है, अब मैं एक्साइटेड हो गया हूँ, एक्साइटेशन की वजह से मैं क्या करूंगा, मेरे एंड पे जाके मैंने भी ग्लूटामेट रिलीज करना है, और ग्लूटामेट जैसे मैं रिलीज करूंगा अगला न्यूरॉन क्या होगा, एक्साइटेड, और वो भी डांस करना शुरू कर जाएगा, सही है। तो दिस डांसिंग मैनर देयर विल बी हाइपर एक्टिविटी इन द मसल, ठीक है, मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है या मस्कुलर जो एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, सही है, ओके। अब जो गाबा है, गाबा का काम क्या है कि अगर गाबा मेरे ऊपर रिलीज होता है, गाबा इनहिबिटरी नेचर, अब मेरे क्लोराइड चैनल खुलेंगे और जो डांसिंग मैंने स्टार्ट की थी, नाउ आई एम सपोज टू स्टॉप द डांस, व्हाई, क्लोराइड जैसे इंटर होगा, ऑलरेडी आई एम अ न्यूरॉन, क्लोराइड, आई एम इन रेस्टिंग मूड, और रेस्टिंग मूड के अंदर क्या है, मेरे अंदर और नेगेटिविटी है, जब गाबा मेरे ऊपर लगेगा और क्लोराइड चैनल खुलेंगे और नेगेटिविटी आएगी सेल के अंदर, तो आई विल बी इन अ रेस्टिंग मूड एंड आई विल केप्ट ऑन द रेस्टिंग मूड until unless I received a particular stimuli from the glutamate, okay? तो वो होता है इनडायरेक्ट पाथवे, जो आपकी डायरेक्ट पाथवे को कवर कर रहा होता है या फिर उसको स्टूपिड जो होती है फायरिंग से बचाता है न्यूरॉन को। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट पाथवे जो होता है हाइपर एक्टिवेट होता है, और इनडायरेक्ट पाथवे जो होता है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से आपके जो न्यूरॉन होते हैं, कॉर्टिकल न्यूरॉन जो थैलेमस होता है वहां से एबनॉर्मली फायर करते हैं। अब जब एबनॉर्मल फायर करेंगे फॉर श्योर मोटर रिस्पॉन्सेज भी उस हिसाब से आएंगे और मसल कॉन्ट्रैक्शन भी उस हिसाब से होगी, ठीक है। तो ये है हमारा हाइपरकिनेसिस, और इसका मैकेनिज्म समझ आ गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे का काम क्या है। नेक्स्ट, हम इसको कैसे डायग्नोज लगाएंगे कि हाइपरकिनेटिक है या है भी नहीं, सही है। इसके अंदर जो मेन क्राइटेरिया है इसके लिए हम देखते हैं, ओके, लेट मी see the question first. Hyperkin classification, clinical differential diagnosis, treatment. Okay, treatment. Classification जो है hyperkinetic की, it could be tremors, ठीक है, dystonia हो सकता है, chorea हो सकता है, और उसके अलावा टिक्स हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो है, या मायोक्लोनस वगैरह, ये सारे क्लासिफिकेशन है इसके अंदर, ठीक है। और व्हाट विल बी द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस जैसे रिजिडिटी हो गई है या ट्रेमर्स हो गए हैं, पार्किंसन के अंदर भी तो होते हैं, कोरिया हो गए, हंटिंगटन डिजीज के अंदर भी तो होता है, टिक्स समहाउ मतलब भी ऑलमोस्ट सारों के अंदर होते हैं, ठीक है। टिक्स होती है आदतन, कोई आंखें ऐसे कर रहा होता है, कोई नाक को कर रहा होता है, ठीक है, डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट हैबिचुअल आदतें होती है, साइकोलॉजिकल होती है, और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और एटोटोसिस भी होती है, एटोटोसिस मीन जो हमारा ऑक्टोपस लाइक मूवमेंट होती है उसको हम एटोटोसिस कहते हैं। व्हाट कुड बी द ट्रीटमेंट, द ट्रीटमेंट मैकेनिज्म इज अ लिटिल बिट फनी, बाकी आप डायग्नोसिंग और डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप खुद से भी कर सकते हैं, बट द ट्रीटमेंट मैकेनिज्म इज अ लिटिल बिट फनी। हम क्या करते हैं, बोटुलिनियम टॉक्सिन जो होता है उसको इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट के अंदर, बोटुलिनियम टॉक्सिन, टॉक्सिन, सही है। इसका काम क्या होता है, लेट मी ड्रॉ हियर इमेजिनरी सेल, लेट्स सपोज दिस इज आवर सेल, और इसके ऊपर जो है लगे होते हैं रिसेप्टर, और लेट्स सपोज दिस इज आवर वेसिकल, जिसके अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो स्टोर है, न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर है रिलेटेड टू द सीएनएस। फॉर एग्जांपल ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये ग्लूटामेट के हैं, ग्लूटामेट के हैं, क्लियर। अब क्या होगा, मैंने कहा था कि ग्लूटामेट ऐड हो जाए तो देयर विल बी अबंडेंट जो है वो इन्फ्लक्स होता है कैल्शियम का। अब कैल्शियम का काम क्या है, वो साइनेप्टोब्रेवन और सिंटैक्सन के अंदर दरमियान जो है लिंकेज बनाता है, ठीक है। दिस इज और साइनेप्टोब्रेवन एंड दिस सिंटैक्सन। अब क्या होता है, नॉर्मली ये वाले रिसेप्टर जो होते हैं ये होते हैं क्लोज फॉर्म के अंदर, जैसे कैल्शियम की एंट्री होती है कैल्शियम इसके ऊपर बाइंड होता है और इसको क्या कर देता है, वो खोल देता है, ठीक है। खोलने के बाद नाउ दिस प्रॉपर साइनेप्टोब्रेवन
दे विल अटैच टू द सिंटैक्सिन, और अब ये क्या करेगा, ड्यू टू द एंट्री ऑफ कैल्शियम अगेन दिस रिसेप्टर विल बी एक्टिवेटेड, आफ्टर दैट दे विल अटैच टू द सिनेप्टोब्रेविन। अब इनकी अटैचमेंट हो गई है, नाउ सिंटैक्सिन विल पुल इट। अगर जब पुल करेगा तो ये जो थैला है या बैलून है दे विल गेट रप्चर्ड। रप्चर होने के बाद ये क्या रिलीज करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ग्लूटामेट के है, और ये क्या है, एक्साइटेटरी इन नेचर। जैसे ये आके प्री सिनेप्टिक लेफ्ट के ऊपर लगेंगे नेक्स्ट न्यूरॉन के, दे विल कॉज एक्साइटेशन एंड मेम्ब्रेन विल बी पॉजिटिव। क्यों, अगेन कैल्शियम इनफ्लक्स, सही है, और आपका जो डायरेक्ट पाथवे है दे विल बिकम स्टूपिड, सही है, और कॉन्ट्रैक्शन, देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज whenever there is decolorization there will be contraction, सही है, डोंट फॉरगेट। ओके, मैकेनिज्म ऑफ बोtulinum टॉक्सिन, हम क्यों देते हैं बोtulinum टॉक्सिन, जब हम इंजेक्ट करते हैं ये क्या कर देता है, ये इस कैल्शियम को ब्लॉक कर देता है यहाँ पे, सही है। इन्फ्लक्स तो हुआ है, ग्लूटामेट लगा है न्यूरॉन के ऊपर, कैल्शियम भी आया है, कैल्शियम को इसने ब्लॉक करा। अब कैल्शियम जब ब्लॉक होगा तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा नहीं, अगर ये रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो ये जो सिनेप्टोब्रेविन ये बाइंड होगा, ये बाइंड नहीं होगा फॉर श्योर। अगर ये बाइंड नहीं होगा तो ये जो मेम्ब्रेन है बैलून की ये रप्चर होगी, नो। अगर ये नहीं होगी तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे, जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे तो अगला न्यूरॉन क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ही नहीं, ठीक है, वो इनहिबिटेड स्टेज में होगा। इसलिए हम बोtulinum टॉक्सिन को देते हैं, और ताकि हम कैल्शियम का इन्फ्लक्स जो हुआ है उस कैल्शियम को हम ब्लॉक करें, और वो सिंटैक्सिन या सिनेप्टोब्रेविन के ऊपर वो अपना एक्शन शो ना करे, और बैलून जो है या जो वेसिकल है जो हमारा जिसके अंदर ग्लूटामेट स्टोर है या कोई भी एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर है उसको रप्चरिंग से बचाएंगे, और न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज नहीं होंगे, अगला न्यूरॉन एक्टिवेटेड नहीं होगा। दिस इज द फनी मैकेनिज्म ऑफ बोtulinum टॉक्सिन, और यही हम देते हैं ट्रीटमेंट के लिए हाइपरकिनेसिस के, कि मसल जो मूवमेंट हो रही है एबनॉर्मल मसल मूवमेंट और इंक्रीज मसल मूवमेंट को हम रोक सके। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम, उसकी एनाटॉमी क्या है और लीजन्स क्या है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम के अंदर एक तो हम बेसल गैंग्लिया को देखेंगे, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कॉर्टिकल एरियाज कौन कौन से होते हैं। कॉर्टिकल एरियाज की अगर हम बात करें तो देयर विल बी 4, 6, 8, ठीक है, और जो हमारे वो है बेसल गैंग्लिया है, बेसल गैंग्लिया के अंदर हम देखेंगे पैलिडियम देखेंगे, स्ट्राइटम देखेंगे, और उसके साथ अदर न्यूक्लाई भी हम देखेंगे, उसको भी साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, रिलेटेड टू द बेसल गैंग्लिया। ओके, व्हाट इज द फंक्शन, या फंक्शन बाद में डिस्कस करते हैं, पहले थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल के अंदर जो होते हैं कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स्ट्रा पिरामिडल। अगेन देयर विल बी स्ट्राइटम, पैलिडियम, other nuclei. All these things are known as basal ganglia. Basal ganglia. अगर हम बात करते हैं स्ट्राइटम की, स्ट्राइटम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कॉर्टिकल एरिया, कॉर्टिकल एरिया जो है, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस, 4, 6 and 8, दिस इज अ कॉर्टिकल एरिया, ठीक है। एक्स्ट्रा पिरामिडल के अंदर कॉर्टिकल एरिया अलोंग विद द बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया के अंदर तीन चीजें, स्ट्राइटम, पैलिडियम और अदर न्यूक्लियाई। हम डिस्कस करते हैं स्ट्राइटम के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैलिडियम के अंदर क्या होती है और अदर न्यूक्लियाई के अंदर क्या होती है, ठीक है। स्ट्राइटम को अगर हम देखें तो देयर विल बी पुटामेन, क्वाड्रेट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस जो है वेंट्रल स्ट्राइटम भी हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा, क्वाड्रेट न्यूक्लियस, पुटामेन और वेंट्रल स्ट्राइटम। अगेन अगर इन सारों के फंक्शन देखने हैं तो डोंट फॉरगेट टू वॉच अ पार्किंसन डिजीज, ठीक है। पार्किंसन डिजीज के अंदर पूरा एक्सप्लेन है कौन कौन सी चीज क्या क्या कर रही है, उसके फंक्शंस क्या है। ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, पैलिडियम। पैलिडियम के अंदर होते हैं आपके ग्लोबस पैलिडिस, देन इसके अंदर होते हैं एक्सटर्ना और इंटरना। ग्लोबस पैलिडिस की अगर हम बात करते हैं तो ये इंटरना और एक्सटर्ना होते हैं, और इसके साथ साथ सब्सटेंशिया
इनोमिनेटा या वेंट्रल पैलिडियम भी है, हम कहते हैं इसको, ठीक है। तो ग्लोबस पैलिडिस एक्सटर्नस प्लस इंटरनस दोनों होते हैं इसमें, और अगेन वेंट्रल पैलिडियम। अदर न्यूक्लाई, और कौन सी चीजें होती है इसके अंदर? अदर न्यूक्लाई के अंदर आते हैं ब्लैक सब्सटेंस, रेड न्यूक्लियस, वेस्टिबुलर एटसेट्रा, ये सारी चीजें आती है अदर न्यूक्लियस के अंदर। ये है एक्स्ट्रा पिरामिडल के सारे पार्ट्स, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल दी थी कि इफ आई एम अ फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, और जो मेरा डायरेक्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, मोटर रिस्पॉन्स, वो तो आ रहा है हमारा किससे? ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स से वो सारा आ रहा है। ओके, जो मैं हिट कर रहा हूँ, जो भी चीज मैं हिट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फुटबॉल प्लेयर या फिर मैं जो हूँ बॉक्सर हूँ, ठीक है, और मैं किसी को हिट कर रहा हूँ, ये हिट करना जो है ये किसका काम है? पिरामिडल पाथवे का काम है। एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे का काम क्या है कि अगर मैंने किसी को हिट करा है, ये मेरे पोस्चर को मेंटेन करना एक्स्ट्रा पिरामिडल का काम है, सही है। इनवॉलंटरी मूवमेंट को सस्टेन रखना या इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंटिन्यू रखना, ठीक है, इंटेंशनली या कॉन्शियसली, ये भी एक्स्ट्रा पिरामिडल का काम है, ठीक है। स्टीरियोटाइप मूवमेंट जो होती है उसको भी मेंटेन करना, ये भी एक्स्ट्रा पिरामिडल का काम है। क्लियर यहां तक? और इसके पार्ट्स जो है वो हमने देख लिए कि कौन कौन से पार्ट्स है इससे रिलेटेड, वो सारे हमने देख लिए कि कितने पार्ट्स है इसके। ओके, द नेक्स्ट पार्ट विल बी रिलेटेड टू द पैलिडम हमने देखा, और उसके साथ साथ हमने स्ट्राइटम को भी देखा। व्हाट कुड बी इफ देयर इज अ, नेक्स्ट इसका जो पोर्शन है कि उसमें पूछा है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम की अगर लीजन होती है तो उसमें क्या क्या होगा। अगर एक्स्ट्रा पिरामिडल की लीजन होती है तो क्या होगा? रिलेटेड टू सबसे पहले पैलिडियम, अगर इससे रिलेटेड हो तो क्या क्या हो सकती है? देयर विल बी ए काइनेसिया, रिजिड मूवमेंट, एक काइनेसिया के अंदर क्या होती है? रिजिड मूवमेंट होती है। देयर विल आल्सो बी ट्रिमर्स, पोस्चुरल डिफिकल्टी, ओके, ट्रिमर्स हो गए, पोस्चुरल डिफिकल्टी हो गई है, ठीक है, और रिजिड मूवमेंट हो गए हैं। उसके अलावा क्या हो सकते हैं? उसके अलावा हम देखते हैं पार्किंसन के अंदर भी एक चीज होती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि देयर विल बी रिजिडिटी ड्यूरिंग मूवमेंट, ठीक है। तो रिजिडिटी you can simply memorize it by a mnemonic strap, tremor, rigidity, akinesia और posture difficulty। clear? okay, what about the striatum? अगर इसकी लीजन होती है तो इसमें क्या होगा? इसमें सेवरल चीजें आती है। अगर यहाँ akinesia है तो यहाँ क्या होगा? हाइपरकाइनेटिक और हाइपोकाइनेटिक। देयर विल बी स्ट्रेटम की अगर होती है तो हाइपरकाइनेटिक या और हाइपोटोनिक। कोरिया होगा हेमोबलिज्म, डिस्टोनिया, माइक्लोनस और टिक्स। हाइपरकाइनेटिक, हाइपोटोनिया, हेमिबेलिज्म और उसके साथ साथ टिक्स एटसेट्रा भी इसके अंदर आते हैं, और कोरिया भी आता है इसके अंदर। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द लीजन। इफ लीजन इज पैलिडियम और स्ट्राइटम लेवल पे हो तो क्या क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हो हमने देख लिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पार्किंसन डिजीज। वंस अगेन मैंने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, फार्माकोलॉजी के अंदर न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज सारी डाली है, जिसमें आपका अल्जाइमर भी है, पार्किंसन भी है, उसके अंदर एपिलेप्सी भी है, उसके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी है विद ट्रीटमेंट। वहां पे थियोलॉजी सारी चीजें मैंने उसके अंदर डिस्कस की है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द स्ट्राइटल सिस्टम। ये जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम है, स्ट्राइटल सिस्टम, सेम फिजियोलॉजी वगैरह सारी चीजें सेम है, यहां तक सारा सेम है। ओके, इसमें एक चीज एडिशनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है फीचर्स क्या होंगे। नेगेटिव फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो हम ऑलवेज पार्किंसन को लेते हैं। पार्किंसन के अंदर क्या होता है? हमने कहा कि देयर विल बी रिजिड मूवमेंट, आल्सो ट्रिमर्स, पोस्चर डिफिकल्टी, रिजिडिटी, रिड्यूस
आई मूवमेंट और ब्लिंकिंग, सर्पेंटाइल लोग सांप की तरह देखते हैं ये लोग, ठीक है। एक्सप्रेशनलेस फेस, ठीक है, देयर विल बी नो एनी मूवमेंट और रिड्यूस मूवमेंट इन द फेशियल मसल, सही है ये सारे। रेट्रोप्रोपल्जन, जब हम पेशेंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं या एग्जामिन कर रहे होते हैं पार्किंसन को, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ऐसे पीछे की तरफ धक्का देते हैं और पेशेंट ऐसे चलते 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 जब तक नीचे किसी पीछे से टक्कर ना जाए किसी के साथ, व्हेन another subject hit that particular patient or doctor forcefully stop the movement of the patient until unless they will not stop, सही है। तो ये होता है, एक तो इनकी मूवमेंट इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होता है, अगर मूवमेंट इनिशिएट करें तो फिर इसको रोकने में प्रॉब्लम होती है इनको, ठीक है। तो ये होते हैं इसके अंदर रिड्यूस मूवमेंट, रेट्रोप्रोपल्जन। सेम अगर हम उसको जो पुश करें, ठीक है, फॉरवर्ड की तरफ धक्का दे तो फॉरवर्ड मूवमेंट ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब तक उसको रोके ना वो रोक नहीं जाते हैं, सही है खुद ही। सेम एक और चीज भी होती है, अगर पार्किंसन को आपने देखना होता है तो पेशेंट के नीचे, सर के नीचे पिलो रखते हैं, ठीक है, देन हम पिलो को जोर से पुश करते हैं, पुश करने के बाद पेशेंट का हेड जो होता है स्टिल ऐसे एयर में होता है, उसको लग रहा होता है कि पिलो के ऊपर ही है, ठीक है, ड्यू टू रिजिडिटी। ओके, अदर देन दिस और क्या होता है, दो चीजें और आती है, कॉकबिल रिजिडिटी और उसके साथ लेड पाइप रिजिडिटी। कॉकबिल रिजिडिटी जो होती है वो अपर लिम्ब के अंदर मोस्टली होती है और उसके अंदर क्या होता है, सुपर इम्पोज रिजिडिटी होती है ये। फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्स हैंड, जब मैं इसको खोलूंगा तो टिक 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 की आवाजें आती है, ठीक है, दिस इज नोन एज कॉकबिल रिजिडिटी। दूसरी होती है लेड पाइप रिजिडिटी और उसके अंदर क्या होता है कि सुपर इम्पोज रिजिडिटी नहीं कह सकते बट इसमें रिजिडिटी होती है और इसके अंदर ये होता है कि अगर आप पेशेंट के लेग्स को लिफ्ट करते हैं, ठीक है, लिफ्ट करने के बाद देयर विल बी रिमेन स्टे इन द एयर, ठीक है, जैसे आप उठाते हैं लेग्स को, लेग्स आपने उठाया उसके बाद छोड़ा, हवा में ही रहेगा वो, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिजिडिटी इन द पार्किंसन। Okay, what about the positive feature? Positive feature is purely related to all these things. Hyperkinetic, there will be chorea, there will be tics, there will be athetosis, ये सारी चीजें होती है और ये प्योर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं किसके, हंटिंगटन डिजीज के, हंटिंगटन, इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पेलिट्री सिस्टम एनाटॉमी फिजियोलॉजी सिम्टम्स, ये सारे रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 30 जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक हमने देखे, रिजिडिटी हमने देखी और साइन एंड सिम्टम्स सारे हमने देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेरिबेलम इज अ लेंथी क्वेश्चन। लेंथी क्वेश्चन जितने भी हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें डालूंगा, जिसके अंदर आपके सारे जो है क्रीनियल नर्व्स भी होंगे, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होगी, ठीक है। Okay, the next question is about the higher brain function. Question number 49, जिसके अंदर वो पूछा है इन्होंने हायर ब्रेन फंक्शन एग्जांपल्स क्या है और हायर ब्रेन फंक्शन क्या है। हायर ब्रेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम दो तीन चीजें देखते हैं, एक तो हम कॉग्निटिव फंक्शंस देखते हैं और बिहेवियर की देखते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव मीन मेमोराइजिंग, ठीक है, और उसके अलावा क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी हो लाइक स्पीकिंग और उसके अलावा मल्टीपल जो है कॉम्प्लेक्स टास्क भी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी जो होती है क्या होती है, रिलेटेड टू द हायर ब्रेन फंक्शन। हायर ब्रेन फंक्शन के अंदर या हायर ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर हिपोकैम्पस जो होता है मोस्टली होता है वो, समटाइम फ्रंटल लोब भी और अदर चीजें भी होती है जो कि मेमोरी फॉर्मिंग में हेल्प करती है, सही है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ओके, What are the higher brain function related to cognition and behavior? Cognition क्या होता है, किसी भी चीज को मेमोराइज करना, ठीक है, इंटेलेक्चुअल लाइक इंटेलेक्चुअल थिंग, उसके अलावा इंटेलिजेंस, देन स्पीकिंग, और उसके अलावा ये है कि कंपेयरिंग, चीजों को कंपेयर करना, ठीक है, और डिफरेंशिएट करना चीजों को, ये सारे किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिव से रिलेटेड है। बिहेवियर प्योरली मैनिफेस्टेशन होती है किसकी, कॉग्निशन के, सही है, ये आपकी पर्सनैलिटी जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है और पर्सनैलिटी टोटली डिपेंड करती है आपके कॉग्निशन के ऊपर। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट द हायर ब्रेन फंक्शन। ओके, मेन स्पीच सेंटर टाइप्स फंक्शन एंड लीजन। ओके, जब हम बात करते हैं स्पीच सेंटर की तो हम दो चीजें देखते हैं उसके अंदर, दो तीन चार, ठीक है, बट मोस्टली दो देखते हैं हम उसमें, ब्रोका एरिया और वर्निक एरिया, ठीक है, लोकेटेड होते हैं फ्रंटल लोब के अंदर। ब्रोका एरिया या वर्निक एरिया, उनके अलग अलग से हम फंक्शन भी देखते हैं। अदर पार्ट जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, सेवरल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं आपकी स्पीच के अंदर, ठीक है, लाइक फेस के हो गए, लाइक टंग के हो गए, ठीक है, सेवरल मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं आवाज को बाहर निकालने में, सही है।
बट स्पीच से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकली वर्निकी एंड ब्रोका एरिया लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब। उसके अलावा क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रोका एरिया? ब्रोका एरिया का काम ये है कि वो स्पीच की फॉर्मुलेशन करता है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ, ये जितनी फॉर्मुलेटेड बातें हैं ये सारे की फॉर्मुलेशन कौन कर रहे हैं? ब्रोका एरिया कर रहे हैं। ओके, एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं एंगुलर जायरस, ठीक है, और सम पीपल कॉल्ड इट गायरस, डिपेंड अपॉन योर ओन प्रोनाउंसिएशन। मेरी अंग्रेजी इतनी ठीक नहीं है तो आई वुड लाइक टू गो विद द जायरस। ओके, एंगुलर जायरस के अंदर क्या होता है कि जितना भी कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट को विजिबल या क्लियर करने के लिए ये हेल्प करता है एंगुलर गायरस कि जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको समझने के लिए वो मुझे समझ भी आनी चाहिए। वो समझने के लिए क्या होता है इन्वॉल्व? एंगुलर गायरस इन्वॉल्व होता है। अदर देन दिस, इंसुलर कॉर्टेक्स इज आल्सो इन्वॉल्व। इंसुलर कॉर्टेक्स या जो हमारा दूसरा होता है वर्निकी एरिया, उससे रिलेटेड क्या होते हैं कि जो हमारा इंसुलर कॉर्टेक्स होता है ये इन्वॉल्व होता है आपके इंपॉर्टेंट मोटर जो वो होती है, रिस्पॉन्सेज होती है और इमोशंस को कंट्रोल करना, बॉडी जो पोजीशन है या सेंसिंग है उसको कंट्रोल करने में इंसुलर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। वर्निकी जो होता है ये इंसुलर और साथ में जायरस को फॉलो करते हुए ये स्पीच को क्या करता है? प्रॉपर कंटेक्स्ट में और उसके साथ साथ उसको मीनिंगफुल बनाता है, ठीक है। क्लियर यहां तक? ये हमारे फंक्शन इसके मेन एरिया और उसके फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू ब्रोका एरिया हो गया है। अगर इसके लीजन्स हो तो लीजन्स कौन कौन सी होगी, ठीक है। देखो, अगर वर्निकी की जो है लीजन्स हो जाए, हमने कहा वर्निकी का फंक्शन क्या है कि वो कॉन्टेस्ट और उसके साथ साथ मीनिंगफुल स्पीच को बनाता है, ठीक है। अगर वर्निकी की जो लीजन्स होती है तो देयर विल बी प्रॉब्लम विद द प्रॉपर कंटेस्ट और साथ में मीनिंगफुल स्पीच। सही है, पता नहीं कुछ भी बोलेंगे समझ नहीं आएगी, अगला क्या बोल रहे कुछ समझ नहीं आएगी। सही है। उसके अलावा फिनोमिक पैराफीजिया, ये क्या होता है? इसके अंदर वर्निकी एफेजिया या फिर कंडक्शन एफेजिया भी हम इसको कहते हैं। अगेन देयर विल बी प्रॉब्लम विद द स्पीच अंडरस्टैंडिंग कि जो मैं बोल रहा हूं तो मैं उसको समझ नहीं आएगी बिकॉज ऑफ द रीजन टू द वर्निकी एरिया, ठीक है। और एक और होता है इसके अंदर एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच, ठीक है, ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है जो कि वेंट्रल इंटीरियर जो हमारे न्यूक्लियस होता है उसकी वजह से होता है और ब्रोका एरिया की डैमेज होने की वजह से होता है। अगर ब्रोका एरिया आपकी उसकी लीजन्स होती है तो मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रोका एरिया का फंक्शंस क्या है, फंक्शन उसके ये है कि वो स्पीच की फॉर्मुलेशन करता है। तो देयर विल बी नो एनी फॉर्मुलेशन ऑफ द स्पीच। अगर स्पीच की फॉर्मुलेशन नहीं है तो हम प्रॉपर जो है बोल भी नहीं सकते। ओके, व्हाट इज फ्रंटल लोब रिस्पॉन्सिबल फॉर? फ्रंटल लोब के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत डिस्कस करा है। आपके पार्किंसन के अंदर भी आपको मिलेगा, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर भी मिलेगा, यहाँ भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देते हैं। फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब एक तो आपका इन्वॉल्व होता है प्लान बनाने के लिए, जो थॉट इनिशिएट होती है मोटर मूवमेंट से रिलेटेड वो सारे फ्रंटल लोब के अंदर ही होती है, ठीक है। इसके जो होते हैं 4 लोब्स होते हैं और 2 पेयर लोब भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक तो ये स्पीच के लैंग्वेज वगैरह में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने कहा है कि फ्रंटल लोब के अंदर वर्निकी एरिया, ब्रोका एरिया फ्रंटल लोब के अंदर होता है, तो दे विल बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पीच, ठीक है, पहली बात। सेकंड, ये जो होता है ये आपके ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को जो है डिफरेंशिएट करता है, ये फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होता है इसमें। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में मार्कर है, ओके, मैंने कहा कि मार्कर है, उसके बाद कितने कलर्स के हैं, अब इसको जो डिफरेंशिएट कर रहा है ये भी मेरा फ्रंटल लोब जो है वो डिफरेंशिएट करता है, सही है। तो दे आर इन्वॉल्व इन द डिफरेंशिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके अलावा आपके ये कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर और फॉर्मिंग मेमोरीज, ठीक है, फॉर्मिंग पर्सनैलिटी। मेमोरीज से अगर हम रिलेटेड बात करें तो मेमोरीज के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम कहेंगे या वर्चुअली हम कहेंगे तो बाकी ब्रेन के एरिया भी इन्वॉल्व होते हैं किसमें? मेमोरी फॉर्मेशन में। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो फ्रंटल लोब है स्पेसिफिकली यही इन्वॉल्व है किसके अंदर? स्पीच मेमोरी फॉर्मेशन में। बट जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, द इंटरेस्टिंग थिंग इज लॉन्ग टर्म मेमोरी जितनी भी है वो सारी जिसके फॉर्मुलेशन होती है या जिसके वो होती है फॉर्मेशन होती है वो कौन करता है? फ्रंटल लोब करता है, सही है। ओके, अदर देन दिस ये इन्वॉल्व होता है आपके पर्सनैलिटी मेकिंग के अंदर, सही है। अगेन
अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, स्पीच की बात करते हैं, या कॉग्निशन की बात करते हैं, या बिहेवियर की बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों के अंदर सही है जो हायर ब्रेन फंक्शन होते हैं उसके अंदर भी फ्रंटल लोब को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल है, क्योंकि थॉट इनिशिएशन यहाँ से होती है, तो इस वजह से ये पर्सनैलिटी डेवलपिंग के अंदर भी ये इन्वॉल्व होता है। क्लियर। नेक्स्ट, जो रिवॉर्ड होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ शेफ, ठीक है, या फिर कोई भी हूँ मैं, अगर मैंने अच्छा खाना बनाया है, ठीक है, एंड आई एम अ मैरिड पर्सन, तो मेरी वाइफ को अगर मैंने अच्छा खाना खिलाया है, उसके बाद वो जब मुझे रिवॉर्ड देगी कि खाना अच्छा है, ऐसे है वैसे है ये वो, तो क्या होगा, मुझे अंदर से हैप्पीनेस फील होती है। अदर देन दिस, नॉर्मल लाइफ में भी अगर कोई आपके काम को अप्रिशिएट करता है तो हम हैप्पी फील करते हैं। वाई? फ्रंटल लोब के अंदर डोपामिन मोस्ट सेंसिटिव न्यूरॉन आर लोकेटेड इन द फ्रंटल एरिया, ठीक है, तो फ्रंटल लोब के अंदर डोपामिन सेंसिटिव न्यूरॉन होते हैं, उसकी वजह से भी रिवॉर्ड वगैरह जो होते हैं या हैप्पीनेस जो हम फील करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रंटल लोब। क्लियर? ओके। अदर देन दिस, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होते हैं आपके अटेंशन, ठीक है, जो हम बच्चों के अंदर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर भी आते हैं, ठीक है, वो अगर वहां पे प्रॉपर फ्रंटल लोब काम ना करे तो देयर विल बी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर इन द चिल्ड्रन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पैराइटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर? पैराइटल लोब जो है, एक तो ये इन्वॉल्व होता है अवेयरनेस के अंदर, ठीक है, आपको अवेयर रखता है कि आपकी बॉडी की पोजीशन कहाँ पे है और कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, उसके अलावा आपका टच और वाइब्रेशन, ये सारे सेंसेशन को भी पैराइटल लोब ही डील कर रहा होता है। अदर देन दिस, रिकग्निशन जो होती है, ठीक है, वो भी पैराइटल लोब करता है इन सारी चीजों के ऊपर जो हमारे प्रोपर रिसेप्शन होती है, सही है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट काम है इसका, और वो ये है डीप सेंसेशन जितनी आती है, ठीक है, लाइक रिलेटेड टू द विजन्स, ऑडिटरी, ठीक है, ये सारी चीज, बॉडी सेंसिंग, ये सारी चीजें कौन करता है? पैराइटल, ये भी पैराइटल लोब का काम होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ एफीजिया डू यू नो? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, देयर विल बी फिनोमिक एफीजिया, वर्निकी एफीजिया, और एक और हमने कहा था कि एफ्रीजिया वगैरह, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी प्रोग्रेसिव एफीजिया क्या होता है? ये जो है न्यू टर्म आपको मैं बता देता हूँ। प्राइमरी प्रोग्रेसिव एफीजिया ये वो कंडीशन होती है जहां स्पीच के अंदर एबनॉर्मलिटी आती है, ठीक है। अगर स्पीच के अंदर प्रोग्रेसिव एबनॉर्मलिटी आती है, ठीक है, और वो इतनी वर्स्ट हो जाती है कि हमें समझ ही नहीं आती, ठीक है, कि पता नहीं क्या बोल रहा है, और उसकी स्पीच की तो वैसे भी सारी कैपेबिलिटीज लॉस हो जाती है, उसके साथ साथ राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, और उसके साथ जो है हमारा रीडिंग, सारी चीजें स्किल जो है खत्म हो जाते हैं, और उसके साथ जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज होती है, ठीक है, कि दूसरा क्या कह रहा है वो भी समझ नहीं आती। फॉर एग्जांपल, मैं हूँ वो पेशेंट और मेरे अंदर ये प्राइमरी प्रोग्रेसिव जो है एफेक्सिया हुआ है। इस एफेक्सिया में क्या होता है कि पहले तो मेरी स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी और ये डे बाय डे वर्स्ट होती जाएगी। एट द एंड इतनी वर्स्ट होगी कि आई विल लॉस माई कैपेबिलिटी रिलेटेड टू द राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, ठीक है, और उसके साथ स्पीकिंग, और कोई और बंदा अगर कोई बात मुझे बता रहे तो मुझे उसकी भी समझ नहीं आएगी कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आई डोंट नो, ठीक है। ये सारी चीजें इससे रिलेटेड होती है। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, मोनोपोली और रेडिकुलोपैथी, ठीक है। ये क्या होते हैं? रेडिकुलोपैथी वगैरह जो है हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। मोनोपोली और रेडिकुलोपैथी। A little bit about the peripheral nervous system. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये होता है स्पाइनल कॉर्ड से लेकर टुवर्ड द टारगेट, जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं वहां तक। टारगेट ऑर्गन से जैसे कि हमारा सीएनएस की जितने भी होते हैं न्यूरॉन्स या जो भी चीजें हैं वो सारी वेल प्रोटेक्टेड होती है, या तो स्कल से या फिर हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे वेल प्रोटेक्टेड होते हैं ये। बट पेरिफेरल वाले जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं होते। देयर विल बी नो एनी ब्लड ब्रेन बैरियर, देयर विल बी नो एनी प्रोटेक्शन लेयर ऑन द पेरिफेरल न्यूरॉन और नर्व्स। अब क्या होता है कि अगर ब्लड ब्रेन बैरियर भी नहीं है और कोई जो है कवर भी नहीं है इसके ऊपर, प्रोटेक्टिव कवर, तो क्या होता है कि दे आर एक्सपोज टू द टॉक्सिन, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी पैथोलॉजी कॉज हो रही है। अगर एक नर्व डैमेज हो, दिस इज नोन एज मोनोन्यूरोपैथी, ठीक है। अगर
मोर देन मल्टीपल न्यूरॉन हो, ठीक है, तो देयर विल बी पोलिन्यूरोपैथी। रेडिकुलोपैथी जो होती है ये होती है अगर कंप्रेशन होती है, कंप्रेशन होने की वजह से नर्व डैमेज होती है, दिस इज नॉन एज रेडिकुलोपैथी। और मोस्ट कॉमन होती है स्पाइनल जो होती है कंप्रेशन होती है ट्यूमर्स की वजह से होते हैं, या फिर शियाटिक नर्व की होती है, ठीक है, या फिर वर्टिब्रा समटाइम लिरोडोसिस कॉज हो जाती है, वर्टिब्रा जो होते हैं इनसाइड की तरफ पिंच कर जाते हैं और वो कंप्रेस कर रहे होते हैं न्यूरॉन नर्व्स को, ठीक है, जिसकी वजह से इरिटेटिंग सेंसेशन आती है, उसको कहते हैं रेडिकुलोपैथी, ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसका फंक्शंस क्या है, सारी चीजें हम देखते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये कंट्रोल करता है हमारे इनवॉलंटरी जो ऑर्गन्स होते हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है। द क्लासिकल एग्जांपल्स आर हार्ट, रिलेटेड टू द लंग्स, रिलेटेड टू द जीआईटी, ठीक है, और इन सारी चीजों को क्या रिलेटेड टू द आईज, इनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, सही है। अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तो इसके दो टाइप्स होते हैं, बल्कि तीन, सिंपैथेटिक, पारासिम्पैथेटिक और इंटेरिक, ठीक है। सिंपैथेटिक जो होता है ये इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट, और जो पारासिम्पैथेटिक होता है दिस इज नोन एज रेस्ट एंड डाइजेस्ट, सही है। इनका काम क्या है, सिक्रीशंस को कंट्रोल करना, उसके साथ साथ हार्ट रेट को कंट्रोल करना, ब्रोंकियल सिक्रीशंस जो होते हैं, आई जो कॉन्ट्रैक्शन है या फिर रिलैक्सेशन है वो, सेक्सुअल अरोजल, और उसके साथ साथ जीआईटी मोटिलिटी, ये सारे काम किसके हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हैं, सही है। अब हम क्लासिफाई करते हैं इसको पारासिम्पथेटिक और सिंपैथेटिक के अंदर। पारासिम्पथेटिक का काम क्या है, रिलेटेड टू द हार्ट, देयर विल बी ब्रेडिकार्डिया, ये यहाँ पे वेगस स्टिमुलेशन होती है और उसकी वजह से ये दिल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर टेकिकार्डिया हुआ है तो नेचर ने हमें साथ में ये पारासिम्पथेटिक वाला सिस्टम भी दिया है, देयर विल बी ब्रेडिकार्डिया। क्लासिकल एग्जांपल देते हैं एक, अगर मैं किसी पार्टी से आया हूँ या मैंने बड़ा अच्छा खाना खाया है, ठीक है, कहीं से भी, और आई एम वेयरिंग फॉर समवन स्पेशल, ठीक है, अपने रूम में मैंने कोई रोमांटिक माहौल बनाया है, प्यारी सी लाइट ऑन की है एंड देयर इज कामनेस इन माय रूम, और कोई भी नहीं है, मैं अकेला भी हूँ, जो है हल्का सा म्यूजिक चल रहा है, ठीक है, एंड आई एम रिलैक्स इन अ रिलैक्स मूड। अब क्या होगा, देयर विल बी ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज नहीं होगी जितनी मतलब होनी चाहिए, नॉर्मल होगी 60 to 100 के बीच बीच में ही, सही है, टैकिकार्डिया कंडीशन नहीं होगी, पहली बात। देयर विल बी मायोसिस, जो मेरी पीपल्स होंगे दे विल बी कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है, और उसके साथ साथ रिलेटेड टू द जीआईटी, जीआईटी के अंदर क्या होगा, दिस पारासिम्पैथेटिक सिस्टम इज आल्सो नोन एज रेस्ट एंड डाइजेस्ट, तो जीआईटी की मोटिलिटी जो होगी अच्छे से होगी और डाइजेशन वहां पे चल रही होगी, सही है। ओके, अदर देन दिस आइज, ब्रोंकियल सिक्रीशन और स्लाइवा, अदर स्वेटिंग वगैरह, देयर इफ देयर इज अ पारासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन, पारासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन के अंदर क्या होता है कि देयर विल बी इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट फ्लूइड्स, लाइक जेटी के अंदर क्या होगी, गैस्ट्रिक सिक्रीशन ज्यादा होगी, ठीक है, और स्लाइवा वगैरह इसकी फॉर्मेशन भी होगी। रिलेटेड टू द सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है, या पेल्विक ऑर्गन, जो पारासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, एंड पारासिम्पैथेटिक सिस्टम इन मेल इज प्योरली रिलेटेड टू द एरोजल, ठीक है, जो इरेक्शन ऑफ पीनस इज कॉज्ड बाय द पारासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है, जैसे आप रिलैक्स होते हैं देयर विल बी इरेक्शन ऑफ द पीनस, क्लियर। ओके, कंपेयर करते हैं सिंपैथेटिक को। सिंपैथेटिक सिस्टम का काम क्या है उसका काम ये है कि आपका जो रिलेटेड टू द हार्ट, देयर विल बी इंक्रीज इन हार्ट रेट, टेकिकार्डिया, ठीक है, अगेन देयर विल बी इंक्रीज इन द वेंटिलेशन, हमने कहा था कि ब्रोंकियल के अंदर जो पारासिम्पैथेटिक का काम है वो कंट्रैक्शन कॉज करता है, और जो सिंपैथेटिक का काम है देयर विल बी डायलेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्री, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रेट भी साथ में हाई होगा, और साथ में स्वेटिंग वगैरह भी ये कॉज कराता है सिंपैथेटिक सिस्टम सिक्रीशन। और जेटी के लिए जो सिंपैथेटिक सिस्टम है दे आर प्योरली इनहिबिटेड, ठीक है, इनहिबिटरी इन नेचर होता है। क्यों, अगर मैं किसी पार्टी से आ रहा हूँ और मैंने वहां पार्टी के चिकन विकन मैंने खाया है और रास्ते में मेरे पीछे कोई कुत्ता पड़ गया है, नाउ अब मेरा जो ब्रेन है वो मुझे यही कहेगा, अगर कुत्ता छोटा हुआ, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कुत्ता बड़ा है या छोटा है, अगर कुत्ता मुझसे छोटा हुआ, ठीक है, तो कुत्ते का सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो भागेगा मुझसे। अगर कुत्ता मुझसे बड़ा हुआ, तो मुझसे बड़ा मतलब फिजिकली नहीं, वैसे अगर वो बड़ा हुआ, ठीक है, मुझे ऐसे फील हुआ कि नहीं मैं इसके साथ फाइट नहीं ले सकता, फ्लाइट ले सकता हूँ, भागो, सही है,
अब क्या होता है कि मेरा जो सीएनएस है या जो मेरा ब्रेन है, ठीक है, वो क्या करता है, वो मैसेज भेजता है कि भाई जो चिकन पीस आपके स्टमक के अंदर पड़ा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना लेग पीस बचाओ, ठीक है। चिकन का लेग पीस बाद में डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन पहले अपना लेग पीस बचाओ। तो मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। और इसके लिए क्या है, जीआईटी विल बी इनहेबिटेड, डाइजेशन विल बी स्टॉप। क्यों? जितना भी ब्लड सप्लाई जीआईटी की तरफ जा रहा है वो आपकी स्केलेटल मसल की तरफ जाएगा, उसकी न्यूट्रिशन ऑक्सीजन डिमांड पूरी होगी और आप अच्छे से भाग सकोगे। रिलेटेड टू द आईज, देयर विल बी माइड्रेसिस इंस्टेड ऑफ मायोसिस, ठीक है। ये प्यूपल की डायलेशन करा देता है, ठीक है, जो सिंपैथेटिक सिस्टम है। ओके, रिलेटेड टू द जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल के अंदर, सिंपैथेटिक सिस्टम इज प्योरली एक्टिवेटेड, प्योरली रिलेटेड टू द इजैकुलेशन। पैरासिम्पैथेटिक का काम है व्हेनेवर यू फील रिलैक्स, ठीक है, आपकी इरेक्शन होती है, इरेक्शन का काम किसका है, पैरासिम्पैथेटिक का, और इजैकुलेशन का काम किसका है, सिंपैथेटिक। आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता है, उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और आप इजैकुलेट हो जाते हो। क्लियर? ये है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से रिलेटेड। व्हाट अबाउट द एंटेरिक? एंटेरिक के आगे दो होते हैं। एंटेरिक मीन की जीआईटी की जितनी भी मोटिलिटी है या सिक्रेशन है इसको कंट्रोल करता है एंटेरिक सिस्टम। अब एंटेरिक का काम क्या है, इसकी दो होते हैं, एक होते हैं ऑर्बिक प्लेक्सिस और दूसरा होता है मिजनर, ठीक है। ऑर्बिक इज आल्सो नोन एज मेंटेरिक। ऑर्बिक का काम होता है स्मूथ मसल्स की जो है उसको इनर्वेट करता है, और जीआईटी की मोटिलिटी को कंट्रोल कौन करता है, ऑर्बिक प्लेक्सिस। जो मिजनर प्लेक्सिस होता है वो जितनी भी जीआईटी के अंदर सिक्रेशंस होती है वो सारे सिक्रेशंस को मिजनर प्लेक्सिस कंट्रोल कर रहा होता है। दिस इज ऑल अबाउट द एंटेरिक सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट, क्लिनिकल पिक्चर्स ऑफ द पेरोनियल नर्व इंजरी। अब अगर जो फेबुला है उसके नेक से जो है फ्रैक्चर होते हैं तो पेरोनियल नर्व डैमेज होती है, ठीक है। और पेरिनियल नर्व अगर डैमेज होती है तो क्या होगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज के ऊपर पैथोलॉजी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और नमनेस, टिंगलिंग वगैरह सेंसेशन आपके आना शुरू हो जाती है। ओके, व्हाट अबाउट द रीडियल नर्व? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर रीडियल नर्व की इंजरी होती है तो रीडियल नर्व को हम डिफरेंट जो है चीजों से वो करते हैं, डैमेज करते हैं। सबसे पहले अगर ह्यूमरस मिड शाफ्ट से टूटे, ठीक है, तो देयर विल बी इंजरी टू द रेडियल नर्व्स, सही है। अदर देन दिस, अगर जो है जैसे कि हमें पता है दिस इज आवर नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन, अगर लेटरल एपिकोंडाइल से जो है ह्यूमरस टूटे, अगेन रेडियल नर्व विल बी डैमेज, ठीक है। और रेडियल नर्व अगर डैमेज होती है तो जो क्लिनिकल पिक्चर्स आती हैं विल बी रिस्ट ड्रॉप, ठीक है, बिकॉज ये इन्वॉल्व होता है फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट में। अगर रिस्ट वो रेडियल नर्व ही डैमेज हो गए तो देयर विल बी नो एनी फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट, सो रिस्ट विल बी ड्रॉप। सिम्टम, क्लासिकल सिम्टम विल बी लाइक दिस, ठीक है, डोंट फॉरगेट अबाउट द रिस्ट ड्रॉप। अगेन, अगर मिड शाफ्ट टूटे या फिर टूटे किससे, एपिकोंडाइल से, मीडियल लेटरल एपिकोंडाइल से, ठीक है, तो रेडियल नर्व की डैमेज होगी। और साथ में एक और चीज, ट्रैक्शन इंजरी अगर होती है तो उसकी वजह से भी रेडियल नर्व डैमेज होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज रिलेटेड टू द सैटरडे नाइट पाल्सी, अगर सैटरडे नाइट पाल्सी होती है तब भी जाके रेडियल नर्व डैमेज होती है, सही है। और सैटरडे नाइट पाल्सी, व्हाई दे आर कॉल्ड सैटरडे नाइट पाल्सी, सैटरडे नाइट, बिकॉज सैटरडे नाइट जो होता है वो आपका रिलैक्सेशन डे होता है। अगर कोई बंदा, दे बिलीव दैट अगर कोई बंदा और बहुत ज्यादा थका होता है और सो जाता है एक साइड के ऊपर, ठीक है, वो एक साइड के ऊपर ही लेटा रहे, जिसकी वजह से रेडियल नर्व की कंप्रेशन होती है और रेडियल नर्व जो होता है टिंगलिंग, नमनेस, सेंसेशन आना शुरू हो जाती है, इज आल्सो नोन एज सैटरडे नाइट पाल्सी। रेडियल नर्व डैमेज हो जाता है ऐसे करने से भी। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट वन इज क्लिनिक ऑफ द अल्नर नर्व इंजरीज। अल्नर नर्व इंजरीज के अंदर अगर हम देखें तो क्या होता है, अल्नर नर्व इज आल्सो नोन एज म्यूजिशियन नर्व। क्लियर? जो हमारा ज्ञान केनाल सिंड्रोम है और उसके अलावा अगर पहले तो रिलेटेड टू द ह्यूमरस, अगर लेटरल एपिकोंडाइल से सॉरी मीडियल एपिकोंडाइल से जो है ह्यूमरस टूटे तो देयर विल बी डैमेज टू द अल्नर नर्व, ठीक है, अल्नर नर्व डैमेज हो गया। उसके अलावा अल्नर नर्व का काम क्या है कि वो ये जो हमारी लास्ट फिंगर है, ठीक है, स्मॉल फिंगर और उसके साथ हाफ, इसको 1/2 जो है सप्लाई करते हैं ये लोअर साइड पे और हाइपोथेनार मसल को। अगर अल्नर नर्व डैमेज हो जाता है, ठीक है, ट्रैक्शन इंजरी हो सकती है या फिर कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या फिर ये हो सकता है कि लेटरल साइड से अगर ह्यूमरस डैमेज है तो उसमें से भी पाल्सी आ सकती है, या ज्ञान केनाल सिंड्रोम जो है
मोस्टली साइकिलिस्ट के अंदर ये बहुत कॉमन होती है, क्योंकि वो ऐसे पकड़ते हैं साइकिल की ब्रेक मारते मारते और उनके यहाँ पे बार बार कंप्रेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से अल्नर नर्व जाके डैमेज होती है। ठीक है, ज्ञान कैनाल सिंड्रोम। ओके, इसकी वजह से भी अल्नर नर्व डैमेज होती है। अगर अल्नर नर्व डैमेज होते हैं तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? सबसे पहले देयर विल बी लॉस ऑफ सेंसेशन फ्रॉम द लेटरल और सॉरी मीडियल 1.5। ठीक है, इस साइड से क्या होंगे? सेंसेशन गायब होगी। फ्लैटनिंग ऑफ द हाइपोथेनार मसल आल्सो। ठीक है, समथिंग विल बी लाइक दिस, साइन विल बी दिस साइन। ठीक है, ये प्रॉपरली जो होंगे नीचे की तरफ होंगे। ठीक है, एक्सटेंशन इसके अंदर और फ्लेक्शन इसके अंदर नहीं होगी। व्हाट अबाउट द मीडियन नर्व? मीडियन नर्व जो है वो डैमेज होती है। सेवरल जो है इसके कॉजेज होते हैं डैमेज होने के। सबसे पहले ये कि अगर कोई शार्प नाइफ इंजरी होती है तो उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, और उसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम जो है उसकी वजह से भी ये होते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज लेबर नर्व, मजदूर वाली नर्व जो है ये है, क्योंकि ये जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस है उन सारे कॉर्ड और ट्रंक से बनता है। ठीक है, मिलके, और इस पावरफुल होती है, मोस्ट पावरफुल। मीडियन नर्व जो है ये इन 3.5 फिंगर्स को जो है इनर्वेट कर रही होती है और थिनार मसल को इनर्वेट कर रही होती है। ठीक है, इफ देयर इज अ palsy of these three तो the position will be like a claw hand और monkey hand। ठीक है, monkey hand की तरह जो है शेप आना शुरू हो जाती है हैंड की। क्लियर? और उसके अलावा नमनेस, टिंगलिंग, ये सारी सेंसेशन होगी, और ट्रैक्शन इंजरी हो सकती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकती है। ये सारी चीजें मीडियन नर्व को क्या करती हैं? डैमेज करती है। कार्पल टनल सिंड्रोम जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रेस कर रहे होते हैं, या टेंडन जो होते हैं वो प्रेस कर रहा होता है किसको? मीडियन नर्व को, और उसकी वजह से, उसकी कंप्रेशन की वजह से मीडियन नर्व जो होती है डैमेज होती है।